Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video, basically we'll discuss about solutions of molecular biology. ठीक है, तो इसमें molecular biology के जो questions आपके सितंबर 2020 नेट एग्जाम में आए थे जो इवनिंग शिफ्ट में, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. So the first question we have, that is the post translational modifications in one or more core histones that are known to be associated with the DNA repair pathway. ठीक है, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? DNA repair pathway की. ठीक है. सो अगर आप इसमें ऑप्शन देखो या जनरली आपने पढ़ा भी है, तो जनरली मॉडिफिकेशन जो हिस्टोन्स में, चाहे वो फॉस्फोराइलेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है, उसका जनरली बेसिकली उनका जो बेसिकली मोटिव होता है वो जीन एक्सप्रेशन कराना होता है. ठीक है. और जनरली यहाँ पर क्योंकि आपने डीएनए को रिपेयर करना है, तो वहां पर जो भी हिस्टोन प्रोटीन्स है आपने उनको एक तरह से डिप्लीट कराना है उस पर्टिकुलर पोर्शन में. तो उसके लिए क्या होती है आपकी यूबिक्यूटिनेशन. यूबिक्यूटिनेशन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो जब हिस्टोन प्रोटीन्स की यूबिक्यूटिनेशन होगी तो वो प्रोटीन्स आपके क्या होंगे? डिग्रेड. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. CNPA containing nucleosomes are found at the centromeric region of chromosome. ठीक है. अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये जो एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है ना, जब हम हिस्टोन ऑक्टामर की बात करते हैं, ठीक है, हिस्टोन, इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोन ऑक्टामर, तो जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर होता है, सो हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन्स 2H2A. ठीक है. उसमें जनरली 2H2A होते हैं. ठीक है. 2H2B होते हैं. वी हैव 2H3 एंड 2H4. ठीक है. बट जैसे यहाँ पर ये स्पेसिफिक एक रीजन की बात कर रहा है, सेंट्रोमेरिक रीजन की, तो वहां पर क्या देखा गया है, ये प्रोटीन होता है. ठीक है. बाकी तीनों उसमें होते हैं, मतलब बाकी उसमें H2A होता है, H2B होता है और H3 होता है. ठीक है. लेकिन H3 के प्लेस पे वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? CENPA. ठीक है. सो यहीं से हमें ये पता लग रहा है कि ये किसका वेरिएंट है? H3 का. ठीक है. क्योंकि जो जिस ऑक्टामर का पार्ट CENPA होता है, उस ऑक्टामर में बाकी तीनों होते हैं. H2A भी होता है, B भी होता है और H4 भी होता है. सो बेसिकली इट इज ए वेरिएंट ऑफ H3. ठीक है. तो ये आपने याद भी रखना है, ये H3 का वेरिएंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमीनो एसिड आर्जिनिन is encoded by 6 codons. ठीक है. CGU, CGC, CGA, CGG, AG and AGG. अब वो एक चीज एज्यूम करने को कह रहा है कि आइनोसिन इज नॉट एन ऑप्शन इन द tRNA एंटीकोडोन. ठीक है. अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू द वोबल हाइपोथेसिस, अगर आपने वोबल हाइपोथेसिस को पढ़ा हुआ है, तो उसमें ना बेसिकली क्या होता है, अगर एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे आइनोसिन होता है, ठीक है, सो वो वाला जो tRNA है वो 3 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है. ठीक है. इसमें ना 3 मेन होते हैं. अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन. फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन. ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन की बात करते हैं, अगर तो C और A होता है, ठीक है, वो वाला जो tRNA है वो सिर्फ एक ही कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है. अगर U और G है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? वो वाला tRNA 2 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है. मतलब जो U होता है, मतलब वो आपका A के साथ भी पेयर कर सकता है और G के साथ भी. ठीक है. ऐसे ही जो G है वो आपका बेसिकली C के साथ भी पेयर कर सकता है, और एक तरह से वो आपके C के साथ तो चलो उसकी नॉर्मल पेयरिंग होती है. ठीक है. और दूसरी साइड वो आपका बेसिकली ठीक है. तो ये बेसिकली अगर U है, क्योंकि U ऑब्वियसली आपकी पिरिमिडिन है, तो वो प्यूरिन के साथ पेयर करती है, और G आपका प्यूरिन है, तो वो C और U के साथ पेयर कर सकता है. ठीक है. और थर्ड इसमें क्या होता है, अगर आइनोसिन है या आइनोसिनेट है, तो वो 3 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि जो आइनोसिनेट होता है वो A के साथ भी पेयरिंग दिखाता है, U के साथ भी दिखाता है और C के साथ भी दिखाता है. ठीक है. आइनोसिनेट G के साथ पेयरिंग नहीं दिखाता. सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें अब आइनोसिन तो है नहीं, मतलब यूर tRNA, कोई भी tRNA ऐसा होगा ही नहीं. अगर इसमें आइनोसिन नहीं है,
तो वो 3 कोडोन्स को तो रेकग्नाइज कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास है CGU एंड बेसिकली और CGC, ठीक है। अब वही है, एंटीकोडोन की अगर फर्स्ट पोजीशन पे G है तो वो इन दोनों को रेकग्नाइज कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर A और ये मतलब कोडोन की थर्ड पोजीशन होती है, एंटीकोडोन की फर्स्ट। तो जो CGA है और CGG, उसे वो tRNA रेकग्नाइज कर लेगा जिसमें एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे U होगा, ठीक है। और ऐसे ही AG और AGG, इधर भी अगर एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे आपका U होगा तो वो वाला tRNA इन दोनों को रेकग्नाइज कर लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम वो केस लेके चल रहे हैं जिस केस में tRNA की एंटीकोडोन पोजीशन पे U और G होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन और कोडोन की थर्ड पोजीशन आपस में पेयर करते हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसने हमसे मिनिमम नंबर ऑफ tRNA पूछे थे, तो उसका आंसर क्या होगा आपका 3, ठीक है। क्योंकि आइनोसिन उसने मना कर दिया, अदरवाइज अगर आइनोसिन होता तो वो वाला स्पेसिफिक जो tRNA था वो एट ए टाइम 3 कोडोन्स को भी रेकग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम यही मान के चलेंगे कि एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे U और G है, तो अगर U है तो वो भी 2 कोडोन्स को रेकग्नाइज कर सकता है, और अगर G है तो वो भी 2 कोडोन्स को रेकग्नाइज कर सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Saccharomyces cerevisiae DNA replication is tightly controlled and DNA should replicate once per cycle, ठीक है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, व्हाई सेल्स डू नॉट री-रेप्लिकेट देयर डीएनए इन द एस फेज, ठीक है। देखो इसमें ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मैंने क्लास में बताया भी था कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो होता है वो G1 में बनता है, ठीक है। और वो एस फेज के स्टार्ट होने से पहले डिसअसेंबल हो जाता है, ठीक है। जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वो कब बनता है, G1 में। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि हेलिकेज की लोडिंग कब होती है, तो हेलिकेज की जो लोडिंग है वो G1 में होती है, ठीक है। तो ये ना जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो G1 में बनता है, जितने भी प्रोटीन्स हैं, और एस फेज स्टार्ट होने से पहले वो डिसअसेंबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रिमेन्स बाउंड टू डीएनए इन द एस फेज, ठीक है, बिल्कुल गलत। G1 एस फेज स्टार्ट होने से पहले आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक तरह से क्या हो जाता है आपका, डिसअसेंबल, ठीक है। तो एस फेज में तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। G1 में रहेगा, एस फेज स्टार्ट होने से पहले वो डिसअसेंबल हो जाता है। तो बाकी तो ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको इसका पता है तो बेसिकली प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रिमेन्स बाउंड टू द डीएनए इन द एस फेज, ये गलत है। वो G1 में रहता है और एस फेज के स्टार्ट होने से पहले वो डिसअसेंबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो वंस डीएनए रेप्लिकेशन कमेंसेस इट ऑलवेज कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं है, जनरली आप देखते हो रेप्लिकेशन में एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है। तो लीडिंग पे तो कॉन्टिन्यूस होती है, बट लैगिंग पे वो बेसिकली फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। बाकी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं यूकैरियोट्स में टू कंपनसेट बिकॉज देयर रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज स्लो, ठीक है। देयर आर सीक्वेंसेस, कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस होते हैं जहां से आपकी जहां से आपकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट इसने लिखी थी, fully methylated as well as non-methylated और IC can initiate DNA replication but hemimethylated does not, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बेसिकली चाहे fully methylated है, नॉन मिथाइलेटेड है और हेमी मिथाइलेटेड भी रेप्लिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे इसमें डीएनए रेप्लिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। द लॉन्ग डीएनए स्टैंड डिपिक्टेड इज सर्विंग एज अ टेम्पलेट फॉर लैगिंग स्टैंड डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली लैगिंग स्टैंड जनरली जो होता है हमारा, वहां पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम ये दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी ऐसे 5:3 होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका कैसे बनता है बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन हमेशा 5:3 होती है, क्योंकि ये जो है हमारा बेसिकली जैसे ये 5:3 है तो इधर 5:3 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि एट व्हाट पोजीशन अमंग ए बी सी एंड डी वुड डीएनए प्राइमेज एक्ट नेक्स्ट, ठीक है। देखो ये 3 तो बन चुके हैं, ठीक है। अब प्राइमेज को यहाँ पर प्राइमर बनाना है, ठीक है, और आगे फिर डीएनए बनाना है,
ठीक है, तो प्राइमेज कहाँ पे एक्ट करेगा आपका, डी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका, डी। सो द राइट आंसर इज डी। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन की जब बी फॉर्म होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, इट वाज इन्वेडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंसेस टू फॉर्म एन आर ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो बी फॉर्म होती है डीएनए की, उसको किसने इन्वेड करा, एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस ने। तो उसमें क्या होता है, जनरली जो शुगर पकरिंग होती है ऑन द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर्स विद आरएनए विल चेंज। ठीक है, क्योंकि ये भी आपने जो शुगर पकरिंग होती है, जैसे ए डीएनए में हम कहते हैं C3 प्राइम एंडो होती है, बी के अंदर C2 प्राइम एंडो होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो शुगर पकरिंग होती है, ठीक है, ये बेसिकली हम एक तरह से जो एटम्स होते हैं ना आपकी राइबोस शुगर में, तो उनकी कैसी से अरेंजमेंट है उस बेस पे हम पकरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे C3 प्राइम एंडो, C2 प्राइम एंडो, तो अलग अलग टाइप की शुगर पकरिंग होती है। तो जब बी डीएनए, क्योंकि बी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और बीच में आगे अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस आगे बीच में इन्वेड करेगा, तो उसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर लूप स्ट्रक्चर। और इस प्रोसेस की ड्यूरिंग जो शुगर पकरिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए का दोनों में से एक ही स्टैंड होगा जो आरएनए के साथ पेयर करेगा, तो जो सा डीएनए का स्टैंड आरएनए के साथ पेयर करेगा उसकी जो पकरिंग है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा मतलब ऑप्शंस में थोड़ा सा वो था, चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम मिरर डिप्लॉयड की बात करते हैं। जैसे आई हमारा रिप्रेसर होता है, ओ हमारा ऑपरेटर होता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और वाई लैक वाई। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपने केसेस पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो जनरली वैसे हम देखते हैं, जनरली जैसे क्या होता है, एक आई एस होता है, उसे बोलते हैं हम सुपर रिप्रेसर। ठीक है, तो सुपर रिप्रेसर का ये कंसेप्ट होता है कि वो जनरली आपके अगर ऑपरेटर पे बाइंड करता है तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में भी वो हटता नहीं है। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सुपर रिप्रेसर। ऑब्वियसली आपने लैक ऑपरोन पढ़ा होगा कि वो इंड्यूसिबल होता है, कि नॉर्मली इनहिबिटर जाके ऑपरेटर पे लग जाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर विच इज एलोलैक्टोज, ठीक है, वो आपका ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये मिरो डिप्लॉयड का एक केस होता है। तो इसमें अगर बेसिकली थोड़ा सा इस फर्स्ट वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन इन्होंने दे रखा है या तो कुछ मिस प्रिंटिंग है। जनरली क्या होता है ना, जैसे ये यहाँ पर तो ओसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है यहाँ पर प्रेशर लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो वाई तो कैसा हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, ये तो ठीक है। लेकिन इधर जो बेसिकली आपका सुपर रिप्रेसर बन रहा है, ठीक है, बेसिकली वो अगर ऑपरेटर पे बाइंड करा तो लैक वाई की सॉरी लैक जेड जो है बेसिकली उसकी एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि इधर वाला जो इनहिबिटर है अगर वो जाके ऑपरेटर पे लग रहा है, ठीक है, तब वो इंड्यूसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें या तो अगर यहाँ पे आई माइनस होता तब तो ये बिल्कुल सही था, बट थोड़ा सा इसमें यह है कि सुपर प्रेशर जो होता है, अब सुपर प्रेशर लगेगा तो जेड आपका उस हिसाब से बेसिकली नहीं बनना चाहिए किसी भी केस में, इंड्यूसर की प्रेजेंस में भी नहीं। लेकिन अगर ये रिप्रेसर जाके लगेगा तो फिर ये इंड्यूसिबल हो सकता है। इधर तो सिंपल है, इधर कोई एस की इन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर जो इनहिबिटर है, ठीक है, वो यहाँ पर भी ऑपरेटर पे बाइंड कर सकता है और यहाँ पर भी, तो इसलिए दोनों की एक्सप्रेशन इंड्यूसिबल है। ठीक है, आपको इंड्यूसर डालना पड़ेगा तभी लैक जेड और लैक वाई जीन्स आपके एक्सप्रेस करेंगी। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी वही है, अगर तो बेसिकली जैसे ऑपरेटर यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो अगर ऑपरेटर आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है तो जो z है वो तो चलो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, लेकिन जैसे अब ये अगर जो सुपर प्रेशर है वो यहाँ पर अगर बाइंड करेगा, ठीक है, तो आपका लैक वाई जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसिबल दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है तो लैक वाई तो चलो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे अगर सुपर प्रेशर इधर आके बाइंड कर गया तो लैक जेड आपका नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब बी तो इसमें एग्जैक्ट आ रही है कि बी तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा बाकियों में ही है, क्योंकि सुपर प्रेशर जनरली जब ऑपरेटर पे बाइंड करता है फिर वो आपका अनइंड्यूसिबल हो गया, मतलब कोई चीज वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि सुपर प्रेशर के साथ अगर इंड्यूसर लगेगा भी सही तब भी वो आपका
मतलब तब भी वो ऑपरेटर पे ही लगा रहेगा, ठीक है। रिप्रेसर जनरली क्या होता है कि वो आपका ऑपरेटर पे लगता है, लेकिन इंड्यूसर की प्रेजेंस में वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सुपर रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर पे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बस यही था, अदरवाइज तो बी तो पक्का ही ठीक है, ठीक है, बी में तो कोई है ही नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा इसमें आप ये मान के चलना पड़ रहा है कि जैसे अब सुपर प्रेशर अगर ओ पे लगेगा ना तो उस हिसाब से तो जेड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसको मान के चलोगे तो इंड्यूसिबल है, ठीक है। मे बी थोड़ा सा या तो कुछ प्रिंटिंग में है, क्योंकि सुपर प्रेशर ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो देर विल बी नो एक्सप्रेशन। Some of the steps in the process of eukaryotic DNA replication mentioned below require hydrolysis of ATP, मतलब जिसमें आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो उसका आंसर है एक तो डीएनए स्टैंड सेपरेशन बाय हेलिकेज, ठीक है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए चाहिए होता है, और जब डीएनए लाइगेज आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की ज्वाइनिंग कराता है, ठीक है। तो इन दोनों में एटीपी हाइड्रोलिसिस आपको चाहिए होता है, ठीक है। सो डीएनए स्टैंड सेपरेशन, ये आपने पढ़ा भी होगा, ट्रिपल ए, एटीपेजीज एसोसिएटेड विद डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे डीएनए भी होता है जो हेलिकेज होता है, बट यहाँ चलो इसने यूकैरियोट्स का पूछा है, तो यूकैरियोटिक के अंदर जब आपको डीएनए स्टैंड सेपरेशन करनी है और जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की ज्वाइनिंग करानी है, तो उस टाइम पे हमें एटीपी चाहिए होता है। एक ये क्वेश्चन आया था, इसमें उसने आपको कोडिंग पार्ट दे रखा था, ठीक है ना, कि जो कोडिंग स्टैंड का मतलब क्या होता है, ये वो स्टैंड है जो मतलब जैसे डीएनए के अंदर हम बोलते हैं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है वो आपका कोडिंग स्टैंड होता है। इसमें वही इंफॉर्मेशन होती है जो आपके आरएनए में होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स थी, बट चलो इसमें जो एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो मतलब इफ यू हैव टू डू इट, कि आपको सीक्वेंस में वो देखना पड़ेगा कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन करने से या ऐसा कुछ इंजर्शन करने से क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सी बताता हूँ क्योंकि वो वही इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट है। इंजर्शन ऑफ ए आफ्टर पोजीशन 26, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सीक्वेंस है, तो ये 20 है, तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, दिस इज 21 2 3, मतलब ATG, मतलब ऑब्वियसली आपका AUG है, RNA में ये AUG होगा, एंड दिस विल बी 24 25 26, ठीक है। तो मेरा 26 कहाँ तक है, तो ATG, उसके बाद CAC, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा 26 हो गया। अब वो कह रहा है कि 26 के बाद हम एक A ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AGC, ठीक है। अब ये AGC, उसके बाद GA, ठीक है, ATC, TTT, CCG, ACC, ACT, ACT, GCA, TAG, उसके बाद आपका बनेगा CGC, CCC, then we have AGA, then we have GCT, then we have CGC, और उसके बाद देखो ये आ जाएगा आपका दिस इज यूर UAA, क्योंकि टी की जगह यू होगा, तो UAA क्या होता है हमारा स्टॉप कोडॉन, ठीक है। मतलब ये मैंने तब करा है जब मैंने यहाँ पर ए ऐड करा है, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर आप न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करते हो उसके बाद फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंसर्ट कर, वैसे तो नॉर्मली GCG था अगर आप ACG के बाद देखो, बट यहाँ पर जब मैंने ए ऐड करा तो उसके बाद मैं ट्रिपलेट्स को रीड कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि स्टॉप कोडॉन आ जाएगा अगर आप 26 पोजीशन के बाद इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोटीन है दैट विल बी ट्रंकेटेड प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसका यही आंसर करेक्ट था। इंसर्शन ऑफ ए आफ्टर 26 पोजीशन, ठीक है, चेंजेस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ट्रंकेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है कि बेसिकली आपका छोटा प्रोटीन, ठीक है। ऐसे आप बाकी भी जो हैं जैसे ए न्यूक्लियोटाइड आप ऐड करके देखो, ठीक है, उसमें आप जैसे सब्स्टिट्यूशन करके देखो, डिलीशन, तो इसमें सिर्फ मैंने आपको वही बताया जो आपकी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो 5 प्राइम UTR होता है ऑफ फेरिटिन mRNA फॉर्म से स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड द आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है।
जैसे होता है ना mRNA में बात करते हैं तो उसमें 5 प्राइम यूटीआर होता है, 3 प्राइम यूटीआर होता है। तो ये क्या करेगा कि जो 5 प्राइम यूटीआर होता है वो एक स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, ये जो आयरन रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो इस एलिमेंट से बाइंड करता है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड विद रेफरेंस टू दिस इंटरेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो, अगर मैंने आपको EIF4A के बारे में बताया था कि ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर होता है इसके पास आपकी RNA हेलिकेज एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो भी RNA के अंदर कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है उनको ये रिमूव करता है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है तो EIF4A जो होता है वो बेसिकली मतलब प्रिवेंट इन दोनों की, जो ये जो प्रोटीन है और ये जो एलिमेंट है, जब इनकी इंटरेक्शन होती है तो जो 4A होता है वो स्टेम और लूप स्ट्रक्चर को रिजोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक आप mRNA से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को नहीं रिमूव करोगे तब तक आपका बेसिकली mRNA जो है वो राइबोसोम से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही थी इसमें। ठीक है, और इसमें सी, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयन, ठीक है, कि जो फेरस आयंस होते हैं उसकी प्रेजेंस में IRBP और IRA की इंटरेक्शन नहीं हो पाती, और जब ये इंटरेक्शन नहीं हो पाती तो EIF4A जो होता है वो mRNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करेगा और बेसिकली फिर आपका जो भी आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सही था आपका A एंड C। दिस इज क्वेश्चन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली अगर आप उसका जीनोम देखो तो उसमें डी लूप होता है, एल स्टैंड होता है। तो एक स्टेटमेंट इसमें थी कि जो डी लूप होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन बट नॉट फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। द एल स्टैंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम पोजेसेस मोर साइटोसिन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लांट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल टीआरएनए होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम बनाता है। ठीक है, एंड बेसिकली देन इम्पोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं तो जैसा जीनोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरली जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, क्योंकि आपके प्रोटिस्ट हैं या जो अलग अलग यूकैरियोटिक सेल हैं तो उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे यूकैरियोटिक के अंदर इसका जो जीनोम साइज है वो छोटा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम जो था उसमें से कुछ जीनोम तो माइटोकॉन्ड्रिया में रह गया और कुछ जो जीनोम था वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस में चला गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्लांट सेल ही फिर वो वाले टीआरएनए बनाएगा, प्लांट सेल का न्यूक्लियस ही वो टीआरएनए बनाएगा, क्योंकि वो टीआरएनए बनाने वाला जीनोम जो है ड्यूरिंग इवोल्यूशन वो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का भी रह गया बट कुछ जो है वो न्यूक्लियर जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब ये साइक्लोहेक्सिमाइड, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये दो एंटीबायोटिक्स में आपको कंफ्यूज करते हैं। जो क्लोरामफेनिकल होता है वो बेसिकली 70S राइबोसोम पे एक्ट करता है। तो 70S बैक्टीरिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर ये गलत लिखा है कि जो साइक्लोहेक्सिमाइड है वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, नहीं, साइक्लोहेक्सिमाइड यूकैरियोट्स में करता है। ठीक है, लेकिन क्लोरामफेनिकोल, जो आपका क्लोरामफेनिकोल होता है वो किस में इनहिबिट करता है, आपके बेसिकली इन प्रोकैरियोट्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। ठीक है, तो इसमें बी, सी और ई करेक्ट है। ठीक है, डी तो पक्का ही गलत है, तो ये दोनों हो गए। और ऑब्वियसली जो ए है कि डी लूप जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन बट नॉट फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये गलत है। So moving on to the next question. So the following statements refer to the E. coli replicative DNA polymerase. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है कि पॉलीमरेज 1 के पास लिमिटेड प्रोसेसिविटी होती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज नॉट द मेन एंजाइम इन बैक्टीरिया। ठीक है, नो डाउट इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है allowing fidelity of DNA replication. This is absolutely correct. Polymerase 3 is suitable for leading strand synthesis due to high processivity. ठीक है, बट इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आपने पॉलीमरेज पढ़े हैं बैक्टीरिया के तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सिर्फ पॉलीमरेज 1 के पास होती है, जिसका काम आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1 possesses 5 प्राइम टू 3 प्राइम which allows removal of RNA primer, लेकिन जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो आरएनए बनाती है।
ठीक है। DNA polymerase 3 suitable for lagging strand synthesis due to its low processivity and फिर वही बात, इसकी प्रोसेसिविटी भी हाई होती है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस तो इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो इधर भी आपका क्या आंसर होगा, A एंड C, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ बेसिकली योर इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अब वही आप देखो यहाँ पर, इफ यू एनालाइज, आप सिर्फ रेप्लिकेशन को चलो हम एनालाइज करते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर बेसिकली रिलेटेड टू replication. This was one replication, the another one from replication, this again from replication, all three of them carrying 2 marks, so 6 marks तो ये हो गए, ठीक है। This is also related to, this was carrying 4 marks, this is mitochondrial DNA replication, और ये आपका, ठीक है। आप देखो just replication is giving you 18 marks, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो यू हैव 13 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो 2 मार्क्स वाले हैं 1 2 3 4 5 6 and 7 and rest 8 to 13, so they were carrying 4 marks, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के 24 and 2 into 7 38 मार्क्स। तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर यूनिट की, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट एबल टू स्कोर 38, बट दिस इज शोइंग द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे इसमें से इफ आई मैनेज टू स्कोर 25 मार्क्स और 30 मार्क्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं नो डाउट वो थोड़े फैक्ट बेस्ड होते हैं, बट इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताया, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू, तो कई बार ये भी हमें यहाँ से सीखना होता है कि क्वेश्चन इज लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो यू कैन स्किप दैट, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें सबका देखना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।